प्रथम सत्र के सम्माननीय अध्यक्ष जी और खतरनाक रूप से मुख्य अतिथि बनाए गए हैं रणजीत सिंह जी। खतरनाक इसलिए कहा मैंने, संस्कृत में श्लोक है, अतिथि बनना खतरे से खाली नहीं। तो वो ये है, प्रथमे च द्वितीये दिने तिथि देवभूत भारभूतो शैल्यभूतो भवेत क्रमे। कहा गया है प्रथमे अतिथि है, प्रथमे देवभूतो, द्वितीय भारभूतो, तृतीय शैल्यभूतो। जाता क्यों नहीं होती? घर का आदमी घर में जिंदगी भर रह सकता है, अतिथि बन के जाओ तो एक दिन देवता हो, ठीक है, अगले दिन भाई कब पधारेंगे आप, और तीसरे दिन दूसरा तो कहेंगे आप शाम को तैनात किया। तो रणजीत सिंह जी सावधान। हम सब कार्यकर्ता हैं और जिस विचार प्रक्रिया को हम लोग देश के लिए उचित समझते हैं, दुनिया के उचित समझते हैं, उसका एक नामकरण हुआ है और वह नामकरण है एकात्म मानववाद। उसको बहुत अपने अच्छे लोग एकात्म मानव दर्शन भी कहते हैं। दोनों के कहने के पीछे कोई हेतु है। जब स्वयं पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद कहा तो इसके पीछे एक संदर्भ था। वो संदर्भ ये था कि जब वो राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे तब पाश्चात्य शब्दावलियों का बोलबाला था, जो आज भी है। और पाश्चात्य शब्दावलियों में इज्म, यह एक तत्कालीन समाज को समझ में आने लायक मुहावरा था। वाद, लोग पूछते थे कि भैया आप व्यक्तिवादी, पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, कौन वादी हो? तो किसी भी विचार के पहले वाद लगाने से उस युग के मुहावरे के साथ जुड़ जाते हैं आप। और इसलिए दीनदयाल जी ने एकात्म मानव के बाद वाद शब्द का प्रयोग किया। गंभीर अर्थों में वाद शब्द एकात्म मानव से जुड़ता नहीं है। गंभीर अर्थ का मतलब होता है जब आप किसी विचार को एक वाद में बांध देते हैं तो आप उसे चौखटे में बांध देते हैं। उस चौखटे को बनाने वाले मसीहा में बांध देते हैं। तो आप देखो कि दुनिया में लोग साम्यवाद को साम्यवाद कम कहते हैं, मार्क्सवाद ज्यादा कहते हैं। मार्क्स का साहित्य बस यही अंतिम उसका वो हो जाता है। यह हर बात से लागू होता है। इसलिए हमारे भारतीय परंपरा में दर्शन की परंपरा है। सत्य का सतत अनुसंधान जब होता है और उसमें अनचीने अचीने अनजाने तथ्यों को हम जानते रहते हैं और इन अचीने तथ्यों को जानने की प्रक्रिया का नाम ही दर्शन है। देखते रहना, निरंतर देखते रहना। अब देख लिया पूरा, अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्लोज द आइज। ये बात एकात्म मानववाद की अर्थ में बात नहीं है। और ये जो नाम हुआ एकात्म मानववाद, इसको कोई पंडित दीनदयालवाद भी नहीं कहता, नहीं कहना चाहिए, वो है भी नहीं। तो भारत के दर्शन की परंपरा है और इसलिए एकात्म मानव दर्शन इस नाम से भी काफी जाना जाता है। और विशेषकर दीनदयाल शोध संस्थान में नानाजी ने जो साहित्य प्रकाशन किया है उस सब में एकात्म मानववाद शब्द नहीं मिलेगा, एकात्म मानव दर्शन मिलेगा। तो सामान्यतः बीजेपी के साहित्य में आपको एकात्म मानववाद मिलेगा और दीनदयाल शोध संस्थान के साहित्य में एकात्म मानव दर्शन मिलेगा। इस विचार में कोई खास बात नहीं, सामान्य बात है। भारतीय व्यक्ति इसको अपने जीवन में जीता है, युगों से जी रहा है, आज भी जीता है। पश्चिम में
जो इज्म की परंपरा शुरू हुई, उस इज्म की परंपरा में इज्म का मतलब ही है कि जो भिन्न विचार होगा, दूसरा विचार होगा, वह उससे कॉन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि पहला विचार चौकटे बंद है और दूसरा विचार आएगा तो चौकटे बंद होना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। तो पश्चिम ने जब ऐतिहासिक प्रक्रिया से अपने यहां से सामंतवाद को समाप्त कर दिया, सामंती राजा नकार दिए गए, उन्होंने एक चर्च का राज्य स्थापित किया, थियोक्रेसी। मतलब है थियोक्रेसी का द रूल ऑफ दी यानी भगवान, भगवान का शासन। उस थियोक्रेसी को भी नकार दिया, तो सामंतशाही को भी नकार दिया, थियोक्रेसी को भी नकार दिया, तो क्या विचार, कौन सा विचार? थियोक्रेसी के नकारने से जो नेगेटिव बात निकली वो था थियोक्रेसी वर्सेस सेकुलरिज्म। थियोक्रेसी भगवान का राज है, तो हमको भगवान का राज नहीं, इंसान का राज चाहिए। हमको आध्यात्म का, स्वर्ग का टिकट नहीं चाहिए, हमको रेल का टिकट चाहिए। तो कहा ये विश्व मंडेन है, भौतिक विश्व है, हमको जो राजनीति करनी है भौतिक विश्व की करनी है, परलोक की, उस लोक की नहीं करनी है। इसलिए सेकुलरिज्म ने सवाल खड़े कर दिए कि इस भौतिक जगत में शासन की जरूरत है किसको, किसको चाहिए राज। तो एक बड़ी बहस हुई और बड़ी बहस में से वहां के विद्वानों ने तब इधर राज हमको चाहिए, हमको चाहिए नहीं, हम कौन है, हम कौन है तो हम मानव हैं, मानव है तो मानव कौन होता है। तो इस सब सवालों का जवाब लंबी बहस करके विद्वानों ने दिया कि द ह्यूमन बीइंग इज एन इंडिविजुअल, मानव यह एक व्यक्ति है। और इसमें से एक वाद, अब ये चौकटा बंद हो गया। अब मानव व्यक्ति से भिन्न आप कहोगे तो वह चौकटे फिट नहीं हो सकता। मानव यानी व्यक्ति है, व्यक्तिवाद। इसलिए क्या करना, व्यक्ति को सुखी करना, व्यक्ति को स्वतंत्र करना, व्यक्ति को सब अधिकारों का स्वामी मानना, व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण न लादना, व्यक्ति स्वातंत्र्य और व्यक्ति का सुख अंतिम सुख, और इस सुख का निर्णायक भी व्यक्ति स्वयं ही है, उसे कोई और बताएगा नहीं व्यक्ति कौन सा है। तो ऐसी एक पूरी बहस होकर के व्यक्तिवाद नाम का एक बड़ा प्रभावी प्रखर विचार उत्पन्न हुआ, जिसकी अंतिम परिणति डेमोक्रेसी के रूप में हुई, लोकतंत्र के रूप में। यह व्यक्तिवाद व्यक्ति की आजादी का समर्थक था, व्यक्ति के सुख का समर्थक था। तो स्वाभाविक सवाल खड़ा हुआ कि यदि मानव व्यक्ति है तो फिर समाज क्या है? यह मेरे सामने बता, इधर झुक के जाओ, मंच के सामने कभी इसलिए खड़े जाते फोटोग्राफर। व्यक्ति ये सब कुछ है तो फिर समाज क्या है? तो जो व्यक्तिवादी विचारक थे उन्होंने बड़ा बेबाक जवाब दिया। उन्होंने कहा सोसाइटी इज नथिंग, समाज कुछ नहीं। कैसे कुछ दिखता है? तो उन्होंने कहा जो है वो क्या है? इट्स ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यह एक सामाजिक समझौता है। समझौता किन में है? व्यक्तियों में है परस्पर। तो इंडिविजुअल इज द बेसिक, सोसाइटी इज क्रिएटेड। व्यक्ति यह मूल इकाई है और समाज ये बनाई हुई इकाई है। और इसलिए व्यक्ति पर कंसंट्रेट कीजिए, व्यक्ति जैसा चाहेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट को अमेंड कर लेगा। सोसाइटी
सोसाइटी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, जो करना है व्यक्ति के लिए करो। तो इसका परिणाम हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि जो व्यक्ति धनवान थे, जो व्यक्ति बलवान, जो व्यक्ति बुद्धिमान थे, धनवान, बलवान, बुद्धिमान व्यक्तियों ने जो कम बुद्धि वाले, कम धन वाले, कम बल वाले थे, सुनो दोस्त मेरे आगे बताओ, हट जाओ ऐसे, ओ भाई हटो, इतने ध्यान नहीं करो, कभी भी रोशा के सामने आना चाहिए, नेवर। और ये नीचे जो व्यवस्था था तो बताना भी चाहिए। समाज के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना है व्यक्ति के लिए करना है। इसका परिणाम हुआ कि धनवान, बलवान, बुद्धिमान व्यक्ति इनका कब्जा हो गया, और जो व्यक्ति कम बल वाले थे, कम धन वाले थे, कम बुद्धि वाले थे, वो गुलाम बन गए। और वहां जब उस वक्त क्रांति हो गई, और जब ये क्रांति, उसके कारण से फैक्ट्रियों में जो इंडिविजुअल्स थे, जो अनफिट्स थे, उनकी हालत ये हो गई कि उनको खाना खिलाते थे इसलिए क्योंकि ये मर न जाए, मर जाएंगे तो फैक्ट्री का नुकसान हो जाएगा, फैक्ट्री की बहबूदी के लिए इनका जीना जरूरी है, इसलिए इनको मरना नहीं, तो ये अनफिट है, इनको मर जाना चाहिए। तो ये अनह्यूमन था, यह बार्बरिक था, ये बुरा था, इसलिए इसके खिलाफ रिएक्शन हुआ। चूंकि ये वाद था, चौखटबंद विचार, इसलिए इसमें कोई अमेंडमेंट संभव नहीं था, तो इसके खिलाफ ही होना संभव था। तो इसके खिलाफ खड़े हुए कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा गलती हो गई। क्या गलती हो गई? गलती हो गई कि ह्यूमन बीइंग इज एन इंडिविजुअल, यह एक गलत निष्कर्ष था। सही निष्कर्ष क्या है? सही निष्कर्ष है कि ह्यूमन बीइंग इज नॉट एन इंडिविजुअल बट सोसाइटी। मानव यह व्यक्ति नहीं है वरन समाज है। तो फिर सवाल खड़ा हुआ, समाज व्यक्ति क्या है? उन्होंने कहा व्यक्ति कुछ नहीं, नथिंग। नथिंग कैसे दिखता है ना, कुछ नहीं। तो कैसे नहीं है कि समाज रूपी बड़ी मशीन का पुर्जा है व्यक्ति। पुर्जे का अपना कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता। पुर्जा जब तक मशीन में काम का है, मशीन में रहेगा, तो जिस दिन काम का नहीं रहेगा, निकाल के बाहर फेंकेंगे साइबेरिया की जेल में। तो व्यक्ति कुछ नहीं है, जो है सो समाज है। समाज के लिए जो फिट है, जो उचित है, वो समाज में रहेगा, और जो समाज के फिट नहीं है वो जेल में जाएगा, वो अलग जाएगा। और उसमें से फिर दूसरा वाद पैदा हो गया, समाजवाद, जिसका साइंटिफिक नाम बाद में साम्यवाद भी हुआ। तो ऐसा व्यक्तिवाद बनाम समाजवाद का एक समीकरण पश्चिम के वैचारिक बहस से उत्पन्न हुआ कि बहुत महत्वपूर्ण बहस है, हमको पढ़ना चाहिए, बहुत रिच है ये बहस। चाहे हम उससे असहमत हो, मैं उस बहस से असहमत हूं, लेकिन उस बहस की जो गुणवत्ता है उसको जानना समझना चाहिए। उस बहस की विशेषता है कि उसमें उत्पन्न होने वाले हर सवाल का जवाब दिया गया है। उस जवाब से आप असहमत हो जाए, पर जवाब देने वालों ने हर प्रश्न पर अपना दिमाग लगाया। जब भारत आजाद हुआ तब एक बहस चल रही थी। बहस चल रही थी हिंदुस्तान में कि जब देश आजाद हो जाएगा तो यह किस दिशा में, किस रास्ते पर जाएगा। और इस बहस को जिन्होंने शुरू किया था, उसमें शुरू से ही दो धाराएं थी। एक धारा थी जो इंडियन रिनासा, भारतीय पुनर्जागरण, उसमें से आई थी, जिसमें स्वामी विवेकानंद है, महर्षि दयानंद है, श्री अरविंद है, श्रीमती एनी बेसेंट है। यह उस धारा में से आई थी। और उस धारा के लोगों की बात को व्यक्त करने वाली बहुत सी बातें हैं, पर सबसे पहले उसको श्री अरविंद ने व्याख्यात किया और उन्होंने कहा कि भारतीय स्वराज्य यह वेदांतिक स्वराज्य होगा। भारतीय स्वराज्य वेदांतिक स्वराज्य होगा। उसी समय एक बड़े महापुरुष थे
जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी, उनका विचार भिन्न था, अरविंद से मिलता नहीं था। और उन्होंने जो किताब लिखी, उस किताब का शीर्षक ही जोरदार है। उस किताब का शीर्षक है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में जो रूल है, शासन है, वह अन ब्रिटिश है। तो कोई कहेगा अन ब्रिटिश कैसे भाई, ब्रिटिश राज कर रहे हैं हम, ब्रिटिश राज का अन ब्रिटिश कैसे है? तो उन्होंने कहा नहीं, ब्रिटिश राज वो है जो ब्रिटेन में, ये जो राज उनका यहां पर है, इट्स नॉट ब्रिटिश रूल, इट्स ब्रिटिश एम्पायर, इट्स ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। वी डोंट वांट इंपीरियलिज्म, वी वांट ब्रिटिश रूल। मीन्स व्हाट? उनका कि जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, हमारे यहां पार्लियामेंट होनी चाहिए। जैसे ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, हमारे यहां चुनाव होने चाहिए। जैसे ब्रिटेन की जुडिशरी स्वतंत्र है, वैसी हमारी होनी चाहिए। तो जो ब्रिटेन में, जो पश्चिम के लोगों ने ब्रिटेन में पैदा किया है, वह वैसा का वैसा हमको यहां चाहिए। यह जो रूल है यह अन ब्रिटिश है। वी वांट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं वी वांट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और महर्षि अरविंद कह रहे हैं भारत का स्वराज्य वेदांतिक स्वराज्य होगा। यह परंपरा अनेक महापुरुषों से आगे बढ़ी, सबका नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते इस परंपरा में जो और बहुत से महापुरुष पैदा हुए। तिलक की परंपरा में महापुरुष पैदा हुए, अरविंद की महापुरुष पैदा हुआ लोकमान्य तिलक। उन्होंने कहा कि जब देश आजाद होगा तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जो अभी है वो कुछ नहीं रहेगा, तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा पुनश्च हरिओम, फिर से सृष्टि रचना की जाएगी, पुनश्च हरिओम होगा। और उसके बाद अंत में महात्मा गांधी आए। उन्होंने कहा कि भारत का स्वराज्य राम राज्य होगा, भारत का स्वराज्य ग्राम राज्य होगा। ये एक परंपरा है जिन्होंने भारतीय विचार को भिन्न शब्दों में व्यक्त किया। दूसरी परंपरा जो दादा भाई नौरोजी जिसको कह रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने बाद में उसको आगे एंडोर्स किया। और अंत में सबसे इनके जो सबसे बड़े शिष्य एक पास से कहने चाहिए, कैलाश तो गांधी जी के हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। उन्होंने कहा कि एक बात बहुत साफ जाननी चाहिए, और वो ये है कि हमको अंग्रेजों का राज नहीं चाहिए, पर हमको पाश्चात्य व्यवस्थाएं चाहिए। अंग्रेजियत का राज कह सकते हैं उसको। हमको अंग्रेजों का राज नहीं चाहिए, जैसा दादा भाई नौरोजी ने कहा, पर हमको अंग्रेजियत का, पाश्चात्यों का राज्य चाहिए। वह मानव का डेवलप्ड मॉडल है, विकसित मॉडल है। इसलिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल जी की बड़ी तीखी बहस हुई है, लोग कम जानते हैं उसको, हालांकि वो सब पुस्तकों में आ चुकी है। और इसलिए आप देखेंगे आजादी के आंदोलन में डाइकोटोमी है। आप कांग्रेस के प्रस्ताव पढ़िए, तो कांग्रेस के प्रस्ताव हमेशा डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, जनप्रतिनिधित्व की बात करते हैं। गांधी जी साहित्य पढ़िए, गांधी के साहित्य में वो राम राज्य की बात करते हैं, वो हजरोद्धार की बात करते हैं, वो छुआछूत निषेध की बात करते हैं, वो चरखे की बात करते हैं, वो खादी की बात करते हैं, वो स्वदेशी की बात करते हैं। तो कांग्रेस के ऑफिशियल रेजोल्यूशन और गांधी की हरजन और उनकी पत्रिकाएं, उनको पढ़ेंगे तो आपको ये मुहावरा अलग अलग साफ दिखाई देगा। और अंततः जो दादा भाई नौरोजी की परंपरा थी, उस परंपरा की एक प्रकार से जीत हो गई। जीत हो गई, गांधी पिक्चर से बाहर हो गए, जवाहरलाल जी देश के नेता हो गए, और उनके माध्यम से देश के सभी इंटेलेक्चुअल्स जो कि पाश्चात्य शिक्षित थे, उन्होंने बहस शुरू कर दी कि हम पूंजीवादी हो कि हम समाजवादी हो। बहस यही बची थी कि हम पूंजीवादी हो कि हम समाजवादी हो। उस वक्त एक महापुरुष ने इस बहस में इंटरवीन किया, उसका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय।
उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि जिन विचारों की बहस में एक भी भारतीय शामिल नहीं है, ये थियोक्रेसी से लेकर नियो लेफ्ट तक 350 साल की बहस है। इस 350 साल की बहस में एक भी भारतीय शामिल नहीं है। ये 350 साल की पूरी बहस यूरोप की परिस्थिति में हुई है। तो एक परिस्थिति विशेष में हुई बहस जिसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं है, उसी बहस में से उत्पन्न हुए विचार में से किसी एक का हम अनुयायी बने, ये कैसी बहस है? तो गलत है। तो लोगों ने कहा क्या बात करते हो, विचार तो दो ही हैं, तीसरा है ही नहीं। आप तो ये बताओ कि आप समाजवादी हो कि व्यक्तिवादी पूंजीवादी हो, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। इन दोनों से चुनना पड़ेगा आपको एक। कुछ लोग कहते थे कि दोनों यदि तो खराब लगते हैं तो इनका अच्छा इकट्ठा करके चुन लो, पर और कोई विकल्प नहीं है, इन दोनों से एक चुनना है। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा कि ये कैसी बात, हिंदुस्तान भारतवर्ष जिसका बड़ा विख्यात संसार में नाम है दर्शन की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, पर उसके पास कोई विचार ही नहीं है। तो ये जो सवाल है पश्चिम ने इसका जवाब दिया ह्यूमन बीइंग एन इंडिविजुअल, और जवाब दिया ह्यूमन बीइंग इज नॉट एन इंडिविजुअल बट सोसाइटी। भारत ने भी जवाब दिया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये किस सवाल का जवाब है? अहम ब्रह्मास्मि इस सवाल का जवाब हो सकता है हु आर यू, आप कौन है? ये ब्रह्म क्या होता है? विराट होता है। विराट क्या होता है? आप लोगों ने मान लो संस्कृत साहित्य ने भी पढ़ा हो तो इसकी कोई खास बात नहीं है। देखा होगा कि एक कैलेंडर है, गीता कह रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को, तो उसके पीछे एक चित्र है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसके बहुत से सिर हैं, बहुत से हाथ हैं। ऐसा एक व्यक्ति है जिसमें सब ग्रह हैं, नक्षत्र है, पंच महाभूत है, सब जीव जंत हैं, ये सब उसमें है। उसका नाम विराट है। तो दीनदयाल जी ने कहा यह संकेत देता है हमको, थिंक इन टोटलिटी। सब ग्रह, सब नक्षत्र, सब जीव, सब जंतु, मानव सहित इस समग्र के हिस्सा, इस समग्र के हिस्सा है। इसलिए थिंक इन टोटलिटी। ह्यूमन वर्सेस सोसाइटी इज ए रॉन्ग इक्वेशन। थिंक विथ टोटलिटी। कि टोटलिटी कैसी है? कि टोटलिटी ऐसी है क्या कि 10 चीजों को जमा के रख दिया ऊपर, ऐसी नहीं है। इस समग्रता में सब कुछ गुथा हुआ, उसको आप अलग नहीं कर सकते। दीनदयाल जी ने कहा मानव कौन है? मानव व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति नहीं है क्या? व्यक्ति तो है, तो हाँ मानव व्यक्ति है, पर मानव समष्टि, समाज भी है। मानव व्यष्टि है, मानव समष्टि है। और व्यष्टि और समष्टि जब अलग अलग हो जाते हैं तो मानव मर जाता है, मानव रहता ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा व्यक्तिवाद नहीं, व्यक्ति मानव नहीं, समाज मानव भी नहीं, पर व्यक्ति और समाज जहां एकात्म हो जाते हैं, जिनको अलग अलग नहीं किया सकता, वो एकात्म मानव। व्यक्ति मानव नहीं, समाज मानव नहीं, परंतु एकात्म मानव। यह जो एकात्मता है, एकात्मता मतलब क्या होता है? एकात्मता मतलब होता है जिनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे हमारा हाथ है, ये शरीर से एकात्म है। हमारा मस्तिष्क है, हमारा मन है, हमारा जो संपूर्ण संसार है हमारा अपना, ये परस्पर संबद्ध। दो इंडिविजुअल अलग अलग दिखते हैं पर वो भी संबद्ध। प्रकृति में सब कुछ संबद्ध है, कुछ अलग अलग नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा पश्चिम की बहस का यह संदर्भ कि व्यक्ति और व्यक्ति और समाज परस्पर विरोधी है,
यह गलत चीज है। व्यक्ति और समाज परस्पर एकात्म है और ये एकात्मता यही खत्म नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि इसमें दो चीज और जोड़ना चाहिए, जोड़ी उन्होंने कहा व्यष्टि और समष्टि एकात्म है, समष्टि और सृष्टि एकात्म है, सृष्टि और परमेष्टि एकात्म है। इसी एकात्मता को भारतीय दर्शन परंपरा में अद्वैत कहा गया है। दो नहीं, व्यष्टि और समष्टि दो नहीं है, समष्टि और सृष्टि दो नहीं है, सृष्टि और परमेष्टि दो नहीं है, अद्वैत है। जो अद्वैत है वही एकात्म है। और इसलिए दीनदयाल जी ने कहा कि भारतीय विचार, भारतीय मनीषा हमको इंगित करती है कि हम जो योजना बनाए वो योजना इस एकात्म मानव के लिए बनाए। योजना कभी भी केवल व्यक्ति के लिए न बनाए, योजना कभी भी केवल समष्टि के लिए न बनाए, योजना कभी भी केवल प्रकृति के लिए न बनाए, योजना कभी भी केवल भगवान के लिए न बनाए। योजना ऐसी बनाए जिसमें व्यष्टि, समष्टि, परमेष्टि यह एकात्म दिखाई दे। जब योजनाओं में इनमें से किसी एक की उपेक्षा हो जाती है तो वह नीति विकलांग हो जाती है। आज संपूर्ण संसार विकलांग नीतियों से आहत है। ये विकलांग नीतियां सकलांग नीतियां बने, ये भारत की अपने स्वदेश की मनीषा का हिस्सा है। मैं समझता हूं प्रथम चरण में मुझे इतना ही कहना चाहिए। एकात्म मानववाद मोटा मोटी जो मैंने आपसे कहा उतना ही है।